नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। नए संसद भवन के उद्घाटन पर रार और 20 दलों ने एकजुट होकर विशिष्ट समारोह के बहिष्कार का किया है ऐलान। एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो आपका नया संसद भवन तैयार हुआ है उसी के उद्घाटन की बात हो रही है। अगर हम लोग संसद की केवल बात करें तो इसके तीन भाग होते हैं, तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 52 अगर पढ़ें तो भारत के राष्ट्रपति की बात की गई है। और अगर हम लोग संसद के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 79 79 में संसद के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद अगर 80 को अगर आप लोग पढ़ें तो राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 81 को पढ़ें तो लोकसभा की संरचना की बात की गई है, ये याद रखिएगा। और आप देखिए बयान में विपक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाना गंभीर अपमान है और लोकतंत्र की के आत्मा को ही संसद से कर दिया निष्कासित। ये आप देखिए सब विपक्ष कह रही है। ये आप देखिए जाने क्या है सिंगोल। ये आप देखिए सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सिंगोल के साथ देश में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। और नवनिर्मित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास सिंगोल स्थापित किया जाएगा और इसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है, ये आप लोग देख लीजिए। और सिंगोल 5 फीट लंबा चांदी से निर्मित और सोना का लेप चढ़ाया हुआ दंड है। और 8वीं सदी के बाद से करीब 800 वर्षों तक चले चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण इससे ही होता था। श्री राजगोपालाचारी के सुझाव के बाद तमिलनाडु के तिरुवदुथुराई मठ ने इसे तैयार कराया था और इसके शीर्ष पर न्याय के रक्षक और प्रतीक नंदी अटल दृष्टि के साथ मौजूद है। और वैदिक विधि विधान के साथ सिंगोल को माउंट बैटन से लेकर पंडित नेहरू को सौंपा गया था और बाद में इसे इलाहाबाद प्रयागराज के संग्रहालय में रख दिया गया था। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल पुरोहितों से एक बार फिर इसे स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित किया जाएगा। तो ये याद रखिए। बाकी तो आप सभी जानते हैं कि विरोध आप देखिए पक्ष चलता रहेगा। अल्बनीजी के समक्ष मोदी ने उठाए मंदिरों पर हमले का मुद्दा। हमारे प्रधानमंत्री साहब ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है और अल्बनीजी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से भारत संतुष्ट है और 20-20 क्रिकेट के मोड में है भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती। मोदी साहब करें कारोबार व नवीनीकरण ऊर्जा सहयोग को गहरा बनाने पर सहमति हुई। जून 2023 से एफटीए से जुड़ी वार्ता करने पर भी राजी हुई। एफटीए यानी कि आप देखिए जो मुक्त व्यापार समझौता होता है ना, अगर ये हो जाता है तो आप देखिए आसानी से दोनों देशों में व्यापार भी हो पाएगा, तो उन्हीं की बात हो रही है। क्वाड के देश भी है, दोनों सदस्य भी है। आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी, भारत भी, उसमें जापान भी है और अमेरिका भी है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी पर ईडी के छापे 4000 करोड़ रुपए विदेश भेजने की बात हो रही है। तो यहां सबसे पहले तो आप लोग ईडी के बारे में याद रखिए। इस तरह की संस्थाओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। कहाँ? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। आबकारी घोटाले में संजय सिंह के सहयोगियों के ठिकाने पर छापे। यह आपने देखा होगा कि नई दिल्ली में एक शराब नीति आई हुई थी और उसी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की बात हो रही है। और आप देखें कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया थे वो भी जेल में है, आप सभी जानते हैं। तो उसी सब की बात हो रही है। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, मंत्री का घर तहस नहस किया। ये आप देखिए एक बार मणिपुर को। यहाँ अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसी की बात हो रही है। मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी है। आप देखिए नागालैंड, असम और मिजोरम से सीमा लगती है मणिपुर की। और आप देखें अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम लोग इसे राज्य बनाने की बात करें ना तो आप देखेंगे कि 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका मणिपुर फैला हुआ है।
पाकिस्तान में इमरान की पार्टी को प्रतिबंधित करने पर विचार हो रहा है। ये आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके बुरे दिन चल रहे हैं, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। लखनऊ को 81 रन से हराकर क्वालीफाई 2 में पहुंची है मुंबई। ये आईपीएल की बात हो रही है, 2008 में शुरू हुआ था आईपीएल, आपको मालूम होना चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी संस्थानों को पड़ेगी भारी। एक शिक्षकों की नियुक्ति में आप देखिए, जिस किसी तरह की गड़बड़ी अब उच्च शिक्षा संस्थानों को भारी पड़ेगी। यूजीसी ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और आप देखिए, अगर शिक्षा में गड़बड़ी होती है, भ्रष्टाचार में गड़बड़ी होती है, तो देश के भविष्य से आप देखिए खिलवाड़ हो रहा होता है। तो ध्यान देना चाहिए इस पर। इस बार ट्रेन छूटी तो देश से लोकतंत्र गायब हो जाएगा, ये उद्धव कह रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के आप देखते हैं अध्यक्ष है, ये अगले लोकसभा की चुनाव की तैयारी इशारा कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है ना, तो गठबंधन के लिए एक तरह से। तृणमूल नेता अनुवत मंडल की 11 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने जब्त की है। ये आप देखेंगे कि मवेशी तस्करी से जुड़ा हुआ इनका नाम है। और आप देखिए, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। G20 देशों के प्रतिनिधि बोले धरती पर स्वर्ग देखने कश्मीर आए हैं। ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से 2019 में हट गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 भागों में बांट दिया गया था। दोनों केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में लेकिन विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। यही आप देखते हैं कि पर्यटन की सम्मेलन हो रहा है ना, बैठक हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। अगर G20 की बात करें तो आप देखें 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका उद्देश्य अगर देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में अगर आप देखें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसमें। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं, ये भी आप लोग सोचते रहिए। अभी जो आप देखते तबादला नियुक्ति की शक्ति मुख्यमंत्री को मिली थी, दिल्ली सरकार को मिली थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर उसे अपने एक तरह से अंडर में ले लिया है। और केंद्र सरकार के अध्यादेश की यह बड़ी बातें क्या है। दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 में सरकार के हर विभाग के सचिव को कैबिनेट नोट समेत हर मेमो को तैयार करने और प्रमाणित करने का उत्तरदायी बनाया गया है। और सचिव ही मंत्री और मुख्यमंत्री के सामने आने वाले हर प्रस्ताव पर विचार और मंजूरी के लिए जिम्मेदार होगा। अध्यादेश में सचिव स्तर के हर अधिकारी के लिए अथॉरिटी की तरफ से आए हर प्रस्ताव को मंजूरी देने का प्रावधान है। अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि अगर सचिव स्तर के अधिकारी किसी गड़बड़ी को नजरअंदाज करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। एलजी या केंद्र सरकार को रिपोर्ट देनी होगी, अगर चूके तो कार्रवाई की जाएगी। अफसरों को उन विषयों पर बेहद सावधान रहना है जिनकी वजह से केंद्र के साथ विवाद हो सकता है। अध्यादेश के अनुसार ऐसे किसी भी मामले की जानकारी फौरन एलजी को देनी होगी। अध्यादेश में मुख्य सचिव और संबंधित विभाग के सचिव की जवाबदेही तय की गई है। उन्हें अध्यादेश के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। कुछ भी इधर उधर हो तो उन्हें प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री एलजी को लिखित में बताना होगा। एक आप लोगों को क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि कौन अध्यादेश लाया होगा और किस अनुच्छेद के तहत यह अध्यादेश लाया गया होगा, ये जरूर आप लोग बताइएगा। और आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ लेगा कि आप क्या सोचते हैं दिल्ली में शक्तियां किसके पास होना चाहिए, तो थोड़ा सामान्य जानकारी जरूर याद रखा करिएगा। एनसीआर में हरियाली का दायरा बढ़ाएगा यमुना प्राधिकरण, आप देखेंगे, बात तो होती रहती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू होगा हिंदू अध्ययन केंद्र, दिल्ली डीयू की बात हो रही है। और हिंदू धर्म ग्रंथों में छिपे प्रबंधन के गुरु सीख सकेंगे, आप देखेंगे छात्र। यहाँ ये आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में है भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच लिविंग ब्रिज है, मोदी साहब कह रहे हैं। अब आप देखिए, जितने दिन रहेंगे वहाँ कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे और बातें भी होती रहेंगी। जब पीएम सीएम और नेताओं ने किया संसद और विधानसभा की भावना का शुभारंभ, ये आप देखते हैं पहले भी ऐसा हुआ है। मणिपुर में आप देखिए, नई विधानसभा परिषद का उद्घाटन दिसंबर 2011 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में नई विधानसभा परिषद और सिटी कन्वेंशन सेंटर समेत कई भवनों का शुभारंभ किया है। ये आप देखिए, बीजेपी वालों को एक तरह से आप कहिए कि मौका है कि वो भी ये उदाहरण गिना सकते हैं
कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ऐसा नहीं करे, हमारा नेता ऐसा नहीं कर रहा है, तुम्हारे नेताओं ने भी किया। मुझे लगता है आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है परीक्षा के लिए, ठीक है। शिक्षकों की आप देखिए नए पासपोर्ट के लिए राहुल की अर्जी का सुब्रमण्यम स्वामी ने किया विरोध। ये पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं। आप देखते हैं कि इनकी क्या हो गई, लोकसभा सदस्यता भी चली गई है। और आप देखिए सुब्रमण्यम स्वामी इनके पीछे और सोनिया गांधी के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस, पाक अदालत, ये आप देखिए इमरान साहब, ये आप देखिए कि इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, उस पर आपकी राय पूछी जाती है। तो जरूर आप लोग बताया करिएगा इस पर अपनी राय, क्या सोचते हैं इस कार्टून से आप। और इस समय वास्तविक में आप देखेंगे कि इमरान कार्टून ही बने फिर रहे हैं। चलिए ये भी आप देखिए, ये राजनीति सब बातें हो रही हैं। अब आप देखिए, आपको बताया था ना कि चुनाव होते रहते हैं, और चुनाव होते रहते हैं तो एक आप लोगों को बात याद रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। और एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले हमारे अध्यक्ष कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। कश्मीर की राजनीति में एक और पार्टी खड़ी होने की कतार में है। अब आप देखिए कि यहां भी चुनाव होने की संभावना है विधानसभा। स्टे बताकर गडकरी को NHAI के अफसर ने किया गुमराह। मानेसर व बिलासपुर में फ्लाईओवर निर्माण पर यथास्थिति के आदेश दी थी गलत जानकारी। निर्माण में देरी के लिए मंत्री ने मांगी थी माफी। दैनिक जागरण के पड़ताल में सामने आया सच। ये आप लोगों को बता दूं, अगर सबसे सही मंत्री की बात होती है ना, तो नितिन गडकरी साहब की बात होती है। देवबंद में NIA का छापा, मस्जिद के इमाम से की गई पूछताछ, आप देखेंगे। यहां भी आप लोग देखेंगे NIA यानी कि आप देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, ठीक है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के पक्ष में आमजन, तैयार होगा ड्राफ्ट। समान नागरिक संहिता की विशेषज्ञ समिति ने किया है जनसंवाद। अब तक प्रदेश से 2.25 लाख से अधिक नागरिकों ने दिए सुझाव। और समान, अगर यूनिफाइड सिविल कोड की बात करें तो देखिए सबके लिए समान कानून की बात होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। अभी आप देखिए क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन सिविल कानून आप देखते हैं कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखिए 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आजम को राहत मिल चुकी, निचली अदालत ने सजा को का फैसला खारिज किया है। और विधायक की वापस पाने के लिए कोर्ट जाएंगे अब ये सपा नेता। भड़काऊ भाषण के मामले में 3 साल की सजा हुई थी, उनके बाद इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। फिर आप देखिए इनकी विधानसभा जो थी उस पर चुनाव हुआ, बीजेपी चुनाव जीत गई थी, लेकिन इन्हें आप देखिए सजा से, यानी कि आप देखिए क्या कर दिया गया, इनका खारिज हो गई है वो सजा, यानी कि बरी कर दिए गए। अब आप देखिए इनकी विधानसभा का क्या होगा, वो तो कोर्ट ही तय करेगा। बलपूर्वक गाड़ी जब्त नहीं कर सकती है फाइनेंस कंपनियां, पटना हाईकोर्ट कह रहा है। ये तो आप लोग भी देखते होंगे कि जब फाइनेंस कंपनियां रहती हैं, बैंक रहती हैं, वो आपके यहाँ से जबरदस्ती कुछ ना कुछ सामान ले जाती हैं। कुछ आप देखते हैं, मैंने तो यहाँ तक देखा है, कहीं ग्वालियर में सुन रहा था, कहीं पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति का 10-20 हज़ार रुपये कर्ज होगा तो उसकी भैंस छोड़ ले गए, भैंस ले गए घर से। तो अब वो ही बात हो रही, पटना हाईकोर्ट कह रहा है। लोगों को सही मायने में न्याय मिले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए, हमारे देश की राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं, द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। और हिमाचल में बिना शुल्क प्रवेश नहीं कर पाएगी अन्य राज्यों की बसें। ये आप देखिए सिपक मैके का वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम। ये आप देखिए स्पक मैके का 8वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 29 मई से 4 जून तक महाराष्ट्र के नागपुर स्थित विश्व सूर्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित किया जाएगा। और आप देखिए 2019 के बाद यह पहला अधिवेशन है। और पिछले 3 वर्षों में कोरोना महामारी के प्रतिबंधों के कारण यह अधिवेशन ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हो रहा था। चलिए अच्छी बात है। ज्ञानवापी परिषद सर्वे मामले में 26 को फिर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद सुरक्षित कर लिया था फैसला। कई बिंदुओं पर पक्षकारों से स्पष्टीकरण के लिए फिर से सुनवाई का आदेश दिया है। ये आप देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कराने की बात हो रही है। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर याद रखा करिएगा, बाद में क्या अपडेट हो रहा है वो आप लोग आगे जुड़ा करिएगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिली वायु सैनिक की सुरक्षा। अब आप देखिए बाबा भी काफी चर्चा में रहता है, तो उनको भी आप देखिए सुरक्षा मिल चुकी है। लिव इन पार्टनर की हत्या कर सबके टुकड़े फ्रिज में छिपाए, ये आप देखिए इस तरह के मामले भी हो रहे हैं।
और मैं कल पढ़ रहा था कहीं, अब मैं कहीं किसी के मैसेज, देखिए आप लोग, मैं हमेशा आप लोगों से कह रहा हूँ, अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपना एक कीमती समय किसी को भी मत दीजिएगा, वो चाहे आपका कोई भी हो, क्योंकि आप अगर इससे चूक गए तो वो सामने वाला भी आपसे चूक जाएगा, आपका साथ नहीं देगा। और आजकल आप देखिए हर ताकतवर इंसान का साथ ही लोग देते हैं। तो अपना कीमती समय सही जगह लगाइए अभी, और इन चक्करों में मत पड़िए अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं ना तो बेरोजगारी में प्यार होता है, ना ही कुछ कुछ होता है। कौन, देखो आप सभी जानते हैं एक समय के बाद पेट के लिए खाना भी चाहिए होता है, रहने के लिए घर भी चाहिए होता है, खर्च के लिए पैसा भी चाहिए होता है, प्यार उस समय छोड़ के चला जाता है। तो ज़्यादा परेशान मत होइए, अभी जाने दीजिए, जो जा रहा है जो आ रहा है उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं मत पड़िएगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ इन कामों से दूर रहिए, क्योंकि इन कामों में जाकर आप देखते हैं बुद्धि, जो आपका दिमाग है ये भी डूब जाता है। और आप देखते हैं सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस पूरा दिमाग का काम है। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग याद रखिए। ये अंतरिक्ष अनुसंधान के मूल स्रोतों संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत मात्र एक भाषा नहीं, पूर्णतः विज्ञान है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जुलाई या अगस्त में श्री महाकालेश्वर नाम से भी स्थापित किया जाएगा सैटेलाइट। भारतीय अंतरिक्ष, अगर हम लोग इसके चेयरमैन श्री कौन है, श्रीधर सोमनाथ ने कहा है। और देखिए इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, और आप सभी को मालूम होना चाहिए कब इसकी स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ये आप देखिए ऋषिकेश में G20 भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह के अंतर्गत हो रही है बैठक, यहाँ भी कार्यक्रम चल रहा है। फार्मा कंपनियां खुद तय करती हैं दवा की गुणवत्ता, बाजार में भेजे जाने से पहले सरकारी लैब में नहीं होती है जांच इसकी। और निर्यात होने वाले इस कफ सिरप की जांच सरकारी लैब में अनिवार्य होगी। भारतीय कफ सिरप पीने से बच्चे बीमार पड़ने के बाद उठाया गया एक कदम, तो ये भी आप देखेंगे। और 2047 तक विश्व नेता बन जाएगा भारत, ये आप देखिए हमारे उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए हिंदू सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि भौगोलिक शब्द है। आरिफ मोहम्मद कह रहे हैं, केरल के राज्यपाल है। योजनाओं में, उड़ीसा में योजनाओं में डीबीटी के बजाय नगद केंद्र पर केंद्र को आपत्ति है। आप देखेंगे सब चलता रहता है। तो 5 साल में बदल गई झुग्गी में रहने वाले परिवारों की दुनिया। पीएम आवास शहरी ने इंदौर में स्लम की 4 दशक पुरानी समस्या खत्म की है। और आप देखिए पहले 40 साल से भूरी टेकरी इलाके में लगातार बढ़ रही थी स्लम बस्ती की जगह। 35,000 लोग को कोरोना काल में घर छोड़ ट्रांजिट कैंपों में रहना पड़ा था, और 900 परिवार भूरी टेकरी में योजना से लाभार्थी हुए। 14,000 परिवार सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर मिले हैं। जो आप देखिए प्रधानमंत्री बीमा, आप देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, उसी के तहत आप देख रहे हैं कि ये सब फायदा मिल रहा है, और घर मिल रहे हैं जिनके पास घर की सुविधा नहीं है। ठीक है, तो उसी की आप लोग बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना आई कब थी, ये आप लोग नीचे बताइए, कई बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पर एनजीटी के 100 करोड़ के जुर्माने पर लगाई रोक। और एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ संस्थान है, और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। परंपरा के पुनर्जीवन में नारी शक्ति ने खोजा आत्मनिर्भरता का मंत्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं का नवाचार। लुप्त होती वैवाहिक गीतों व लोक नृत्य परंपरा के लिए बनाया इवेंट समूह। ये चलिए आप लोग भी देखते रहा करिएगा। और महिलाएं आप देखिए कोई क्षेत्र में कमजोर नहीं है, आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाओं को जहां भी मौका मिल रहा है बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखा करिए, कभी निबंध लिखते हैं, आंसर लिखते हैं तो डाला करिएगा। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे जरूर पढ़ा करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। और एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है। आजकल आप देख रहे हैं फ्री की रेवड़ी संस्कृति की भी बात हो रही है। तो आप देखेंगे जो पार्टियां देती हैं वो उसे आप देखिए जन कल्याणकारी योजनाएं बताती हैं, और जो उसका विपक्ष होता है वो क्या कहता है, फ्री की रेवड़ी करता है। रेवड़ी संस्कृति पर विराम लगे
कर्नाटक में नवगठित कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही चुनाव में किए गए 5 वादों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी। इन 5 वादों को हर गृहिणी को 2,000 रुपये प्रति माह भत्ता और घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जानी है। गरीब परिवारों को हर महीने 10 किलो चावल और आप देखिए महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं डिप्लोमा धारक बेरोजगार को हर माह 1500, डिग्री धारक को 3,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। एक मोटे अनुमान के अनुसार इन 5 वादों की पूर्ति के चलते राज्य सरकार के खजाने पर हर साल करीब 50,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्नाटक के बजट में 61,564 करोड़ रुपए की राजकोषीय घाटी का अनुमान लगाया गया। तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 3.26% के बराबर है। ऐसे में 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय से राज्य के खजाने पर बढ़ने वाले भारी बोझ का सहज ही आकलन किया जा सकता है। बहरहाल कांग्रेस को कर्नाटक में मिली चुनावी सफलता के बाद अन्य राज्यों में भी राजनीतिक दलों ने इस तरह की लोकलुभावन पेशकश शुरू कर दी है और इससे पहले दिल्ली पंजाब में आप देखते हैं आम आदमी पार्टी ने इसे सफलता का राजनीतिक सूत्र बना दिया था। वहीं अब कर्नाटक की कामयाबी से उत्साहित होकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा में इस तरह की योजनाओं का ऐलान किया है। हरियाणा में तो कांग्रेस ने 100 गज के प्लॉट पर देने का ऐलान भी किया है। आखिर जमीन जैसे दुर्लभ संसाधन को लेकर कोई पार्टी किस प्रकार ऐसा वादा कर सकती है, खासतौर से शहरी इलाकों में। ऐसे में आगामी आम चुनाव से पहले इस प्रकार की घोषणाओं की बाढ़ आ सकती है। यह देश की आर्थिक स्थिति के लिए शुभ संकेत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक पूर्व में ही कई राज्यों को अनावश्यक खर्चों के लिए चेता भी चुका है। आरबीआई नहीं कि हमारी केंद्रीय बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, उसी की बात हो रही है। ऐसे में क्या यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि चुनावी घोषणाओं को व्यवहारिक बनाने की दिशा में मंथन शुरू किया जाए? चूंकि रेवड़ियां बांटने में कोई भी दल किसी से पीछे नहीं है, तो इसमें कोई समान हल आसानी से निकलता हुआ नहीं दिखता है। इस मामले में चुनाव आयोग भी दलों के लिए कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं बना सकता है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने भी 2016 में कह दिया कि वह इसमें कोई व्यवस्था नहीं बना सकता है और उसने गेंद राजनीतिक दलों के पाले में डाल दी। लेकिन दलों के स्तर पर इस विषय में कोई गंभीरता नहीं दिखती है। कांग्रेस द्वारा पुरानी पेंशन योजना के जिन को बोतल से बाहर निकालना इसका एक बड़ा उदाहरण है और जिसकी आलोचना कांग्रेस की ओर झुकाव रखने वाले बुद्धिजीवियों भी कर चुके हैं। क्या मुफ्त उपहारों की पेशकश की चुनाव में निर्णायक सिद्ध होकर किसी दल को सत्ता दिलाने में सहायक होती है? कर्नाटक की हालिया उदाहरण को ही देखें तो वहां केवल कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि भाजपा जनता दल सेकुलर ने भी कमोबेश इसी प्रकार के वादे किए थे। और आप देखेंगे कि स्पष्ट है कि चुनाव में केवल यही घोषणाएं ही मायने नहीं रखती हैं। इस सिलसिले में 2015 में हमने दिल्ली में एक शोध किया और शोध में शामिल एक समूह ने माना कि बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उन्हें मुफ्त में मिलेंगी तो अच्छा है। वहीं जब उन्हें यह बताया गया कि इन सुविधाओं से सरकारी खजाने पर करीब 500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, तो मुफ्त सुविधाओं को पसंद करने वालों की संख्या में लगभग 20% की कमी आ गई। और स्पष्ट है कि यदि जनता में इसे लेकर जागरूकता का प्रसार होगा तो संभव है कि राजनीतिक दलों को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। भले ही इस मामले में आप देखिए चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय ने अपने लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता, नागरिक और समाज और राजनीतिक दलों सहित समूचे तंत्र से जुड़े अंशभागियों को इस मुद्दे का कोई कारगर हल निकालना होगा। जनता को राजनीतिक दलों से यह प्रश्न करना चाहिए कि इन वादों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन कहां से आएंगे, क्योंकि इसमें केवल वर्तमान की राजनीति का ही नहीं बल्कि भविष्य के आर्थिक संतुलन का भी सवाल है। तब शायद दलों को इन वादों के साथ ही उन्हें पूरा करने की कार्य योजना भी प्रस्तुत करनी पड़े और फिर जनता उसी आधार पर निर्णय करे। फिलहाल लोक लुभावनवाद को लेकर वित्तीय स्पर्धा जारी है। इसमें सभी दल बड़े वादे कर रहे हैं, परंतु वित्तीय संसाधनों के अभाव में राज्य उन्हें पूरा करने के लिए केंद्र से मदद की गुहार लगाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। जैसे पंजाब की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा और सीमित संसाधनों और वित्तीय अनुशासन को देखते हुए केंद्र सरकार के लिए ऐसे प्रस्ताव से इंकार स्वाभाविक है। और केंद्र की ऐसी प्रतिक्रिया को लेकर भी कुछ राज्यों में आक्रोश है, क्योंकि उनका मानना है कि जीएसटी के बाद करों के मोर्चे पर उनके पास अधिकार नहीं बचे हैं और उन्हें करों में उनके योगदान के अनुपात में राजस्व साझेदारी में हिस्सेदारी नहीं मिलती है। और इस मामले में दक्षिण के राज्यों की शिकायत है कि कर संग्रह में उनका योगदान अधिक होने के बावजूद संसाधन आवंटन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को ज्यादा होता है।
और संसाधनों की साझेदारी को लेकर तमिलनाडु के पूर्व वित्त मंत्री औपचारिक रूप से अपना पक्ष भी रख चुके हैं। और स्पष्ट है कि यदि रेवड़ी संस्कृति पर विराम लगाना है तो राजनीतिक दलों को अपना सुविधावादी दृष्टिकोण त्यागना होगा। एक राजनीतिक दल को मुक्त उपहारों से जुड़ी अपनी योजनाओं तो कल्याणकारी लगती हैं, लेकिन दूसरे दल की योजनाएं रेवड़ी नजर आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक और रेवड़ी संस्कृति से मुक्ति की बात करते हैं और आप देखते हैं कि लेकिन ऐसी पेशकशों के मामले में उनकी पार्टी भाजपा भी पीछे नहीं रहती है। निस्संदेह रेवड़ी संस्कृति पर अंकुश लगाना समय की मांग है, लेकिन इसके लिए सभी को जिम्मेदारी का भाव और संवेदनशीलता का परिचय देना होगा, अन्यथा भारत को विकसित देश बनाने का जो सपना देख रहे हैं ना हम लोग, वो पूरा होना कठिन हो जाएगा। एक लेखक है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में फेलो हैं। आप देखेंगे इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया, इनका नाम है राहुल वर्मा। ठीक है, एक बात और आपको बता दूं, हमारे देश की जनता इतनी शिक्षित नहीं है इस मामले में कि वो अपनी तरफ से आप देखिए इसका विरोध करे, और नेता कभी करेंगे नहीं इसका। मृत्युदंड के तरीके पर अनावश्यक बहस, देश में विधिक साक्षरता बढ़ाना मृत्युदंड की विधि में बदलाव जैसे विषय पर विचार करने से बेहतर होगा। फांसी शब्द सुनते ही आमजन के साथ साथ अपराधियों के भी रोंगटे खड़े होते हैं। शायद इसी कारण यह माना जा गया है कि दंड संहिता में कुछ जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान एक निवारण का काम करेगा, पर कालांतर में ऐसा हुआ नहीं और जघन्य अपराधों की संख्या आज भी चिंताजनक बनी हुई है। अपराधियों द्वारा उनके अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने और सामाजिक सुधारों को गति देने के उद्देश्य से दंडनीय उपबंध किए जाते हैं और जिसकी संवैधानिकता पर समय समय पर सवालिया निशान भी लगते रहते हैं। हालांकि बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को संवैधानिक कहा था, लेकिन ऐसे दंड को क्रियान्वित करने वाले तरीके को लेकर अक्सर विवाद भी हुए। ऐसा ही प्रश्न एक बार फिर हमारे समक्ष इस बार उच्चतम न्यायालय ने स्वयं ही सरकार से इस तरीके की वैधता पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सरकार से उन कैदियों को फांसी देने के वैकल्पिक तरीकों का डाटा उपलब्ध कराने को कहा है जो कम दर्दनाक, सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार और आप देखें फांसी से अधिक गर्मापूर्ण हो। इस पूरे मामले का अवलोकन करने के पहले मृत्युदंड की वैधता विश्व में उसकी समाप्ति के लिए प्रयासों और आप देखेंगे भारत में उसकी तार्किकता पर चर्चा उपयोगी होगी। भारतीय दंड संहिता कुछ ऐसे अपराधों को निर्दिष्ट करती है जिनके लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 354(5) में कहा गया है, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है तो वह दंडादेश यह निर्देश होगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। ऐसी मान्यता रही कि किसी अपराध के लिए गंभीर दंड उसके विरुद्ध निवारण उत्पन्न करता है और इसी कारण मृत्युदंड को बनाए रखते हुए भारत में यह स्थापित है कि मृत्युदंड दुर्लभ और में दुर्लभतम मामलों में ही दिया जाएगा और जिसकी पहचान बच्चन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर की जाएगी। 2017 में अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा बनाम भारत संघ मामले में मृत्युदंड को अधिक गरिमापूर्ण तरीके से निष्पादित करने की मांग की गई थी। यह तर्क दिया गया था कि एक दोषी जिसका जीवन सजा के कारण समाप्त होना है उसे फांसी की पीड़ा सहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और इस जनहित याचिका ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 354(5) की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई थी। और इसके बाद जनवरी 2018 में सरकार ने एक शपथ पत्र में यह उल्लेख किया कि मृत्युदंड को निष्पादित करने के लिए फांसी ही एकमात्र व्यवहार विकल्प है। सरकार ने शपथ पत्र में यह मांग की थी कि अन्य देशों में अपनाए गए तरीकों की जांच करने के लिए भी समय दिया जाए और एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार विश्व स्तर पर आप देखेंगे व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली 5 निष्पादन विधियां हैं। पहली आप देखिए घातक इंजेक्शन जो चीन, वियतनाम और अमेरिका में प्रचलित हैं। दूसरी बिजली का झटका देना जो अमेरिका में आप देखिए प्रचलित है और 500 और 2000 वोल्ट के बीच का झटका लगभग 30 सेकंड तक रहता है। तब तक आप देखिए बार बार दिया जाता है जब तक कि कैदी को मृत घोषित नहीं दिया जाता है। तीसरी फांसी पर लटकाने जो भारत के अतिरिक्त अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बोत्सवाना, ईरान, इराक, जापान, कुवैत और आप देखेंगे कि मलेशिया और नाइजीरिया आदि देशों में प्रचलित है। शूटिंग की विधि का उपयोग चीन, आप देखिए इंडोनेशिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, सोमालिया, ताइवान और यमन आदि देशों में है। वहीं सऊदी अरब में आप देखिए सिर कलम करने की विधि का प्रचलन है। प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक अधिकारों अर्थात मानव अधिकारों का संरक्षण किसी सभ्य समाज को और राज्य का पहला दायित्व है। इसके लिए संविधान या विधि द्वारा उनका नियमन और नियंत्रण किया जाता है। इसी संदर्भ में दंडात्मक कानून का महत्व देखा जा सकता है। यहाँ यह उल्लेख
समीचीन होगा कि भारत के संविधान में प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत दिया गया है, जो सबसे बुनियादी मानवाधिकार है। नागरिकों को जो मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई उन पर भी युक्त निर्बंध लगाने का उल्लेख भी है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के बीच संतुलन बनाना है। हालांकि किसी मामले में पीड़ित की मृत्यु के बाद अपराधी को फांसी देने से भी उसे या उसके परिजनों को व्यक्तिगत रूप से कोई राहत नहीं मिलती है, पर कम से कम समाज को यह संकेत अवश्य मिलता है कि ऐसे अपराधियों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। और निस्संदेह इससे एक सीमा तक सही है, लेकिन कुछ निवारण तो अवश्य उत्पन्न होता है। दूसरी ओर जहां मृत्युदंड निष्पादित करने की विधि का प्रश्न है, तो फांसी मानवीयता के दृष्टिकोण में सर्वोत्तम पद्धति है। यहाँ यह विचारणीय है कि भारत जैसे देश में इन मुद्दों के अलावा भी विधि के क्षेत्र में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण देश में विधिक साक्षरता बढ़ाने वाला कार्य है। और संविधान का निर्माण हम भारत के लोगों ने किया है, लेकिन आम लोगों में उसकी समझ स्वतंत्रता के 7 दशकों के बाद भी नहीं पाई जाती है, और इन मुद्दों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाना मृत्युदंड की विधि में बदलाव जैसे विषय पर विचार करने से बेहतर होगा, और समाज और राष्ट्र दोनों के हित में होगा। लेखक सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च एंड इन गवर्नेंस के अध्यक्ष, इनका नाम है CBP श्रीवास्तव के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। चलिए एक आर्टिकल छोटा सा यहाँ भी आप देखते रहते हैं, कॉलम कैसा हो जीवन, अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता शीघ्र मिलती जाएगी। महापुरुषों ने कहा है कि अपने स्वयं की संतुष्टि के लिए एक संगीतकार संगीत को धुन तैयार करता है, एक कलाकार पेंटिंग और कभी कविताएं लिखता है। तो अवश्य पढ़ा करिए अगर दिलचस्पी है आपकी तो, ठीक है। दवाओं की गुणवत्ता आप देखते हैं जो चिंता व्यक्त की जा रही है, और सिरप से आप देखते हैं कई देशों में प्रतिबंध लगाने की भी बात हो रही थी, वहां बच्चों को की डेथ भी हुई थी। गांव में प्रशासन, हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि अब प्रशासनिक अधिकारी गांव में हर सप्ताह एक दिन गुजारेंगे, वहां रात्रि प्रवास भी करेंगे। प्रदेश के लोगों को अपनी समस्याओं को रखने के लिए कायाकल्प के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलेगी। अब आप देखिए किस तरह से पालन होता है, अच्छी बात है। ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती चुनौती, RBI रिजर्व बैंक ने हाल ही में जारी रिपोर्ट में बताया कि यदि जलवायु परिवर्तन इसी तरह होता रहा तो भारत की आर्थिक गति धीमी हो जाएगी। तापमान वृद्धि, वर्षा, ओलावृष्टि, बर्फबारी आदि में हो रही विसंगतियों के आधार पर जलवायु परिवर्तन का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत ने मुख्य रूप से 1901 के बाद से इस संबंध में डाटा एकत्रित करना शुरू किया था। प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल में हुए तापमान वृद्धि को देखा गया तो पाया गया कि पिछले 20 वर्षों में यानी कि 2003 के बाद तापमान में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। 1901 के बाद से भारत में होने वाली बारिश में लगातार कमी देखने को मिल रही है। इस पूरी अवधि के दौरान शुष्क काल में भी वृद्धि हुई है, और साथ ही वर्षा की तीव्रता में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन कारणों से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के मुख्य और तौर पर 2 पहलू होते हैं, एक आप देखते हैं मांग पक्ष और दूसरा आपूर्ति पक्ष। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण न केवल आपूर्ति पक्ष प्रभावित हुआ बल्कि उसकी वजह से मांग पक्ष भी प्रभावित हुआ। भारत में करीब 60 करोड़ आबादी गंभीर रूप से जल संकट का सामना कर रही है, और उसके पास पीने के लिए स्वच्छ जल मौजूद नहीं है। शहरी क्षेत्रों में लाखों बच्चों का जीवन खराब जल आपूर्ति के कारण खतरे में है। ये हमारे देश के मानव संसाधन है, और यदि इनके पास बेहतर जल की सुविधा मौजूद नहीं होगी तो इसकी वजह से हमारे देश के भविष्य प्रभावित होगा, क्योंकि इस वजह से लोग काम नहीं कर पाएंगे। और दुनिया भर में आप देखेंगे कि लगातार गर्मी में वृद्धि होने की वजह से उत्पादकता में कमी देखने को मिलेगी, और उत्पादकता में कमी होने की वजह से दुनिया भर में तकरीबन 8 करोड़ लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ सकता है। और इनमें आप देखिए, इनमें से लगभग 3.4 करोड़ लोग तो केवल भारत में से ही हो सकते हैं। गर्मी बढ़ने के कारण इतने लोगों का रोजगार खोना अत्यंत चिंता का विषय है। तापमान में वृद्धि होने की वजह से समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत ऐसे चुनिंदा देशों में शामिल हैं जो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने से गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं, और इस सदी के मध्य तक यानी साल 2050 के मध्य तक लगभग 3.5 करोड़ लोग तटीय बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, और सदी के अंत तक आप देखिए आंकड़ा 4.5 या फिर 5 करोड़ तक पहुंच सकता है। लिहाजा दुनिया भर की सरकारों को इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अभी से यथासंभव प्रयास शुरू कर देने चाहिए, और इसके अभाव में दुनिया भर की आर्थिकी पर प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, पढ़ लिया करिए अगर पढ़ना है तो। राष्ट्रीय सुरक्षा के विजन के साथ बढ़ती सक्रियता। हाल ही में NIA की टीम लंदन गई, और इस टीम ने वहां की सुरक्षा अधिकारियों और मेट्रोपॉलिटन पुलिस से मिलकर बीते दिनों वहां हुए भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय पर खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के हमले की जांच का निर्णय लिया है। यह इस बात का साक्ष्य कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से
जुड़े मुद्दों के साथ किसी भी हाल में समझौता नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार 2019 में एनआईए को एक यह नया अधिकार दिया कि वह विदेश में भी आतंकी मामलों की जांच कर सकेगी। एनआईए ने इस जिम्मेदारी का निर्वहन तत्परता से किया और देश के युवाओं को गुमराह करने से बचाया जाए, ये भी कहा जा रहा है। चलिए देखते रहा करिएगा। यहाँ आप देखिए कॉलम नाक और पूंछ खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। आक्रामक कांग्रेस और गुटों में बटी भाजपा। ये आप देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव है इसी साल, तो वहीं की बात हो रही है। शिवराज सिंह एक तरफ, कमलनाथ आप देख रहे हैं। पहाड़ों को चीरकर निकली राह है, ये आप देखते हैं किसकी धीमी गति के यातायात के लिए जाने हिमाचल प्रदेश की दशा और दिशा बदलने लगी है। पहाड़ों को चीर घाटियों को जोड़कर फोर लेन बनती है ना, उन्हीं की बात हो रही है। ब्याज दरों पर फैसला मेरे हाथ में नहीं है, ये आप देखिए कौन कह रहे हैं? शक्तिकांत दास कह रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई गवर्नर बोले भविष्य में महंगाई की स्थिति कैसी रहती है उसे देखकर लिया जाएगा फैसला। मुद्रास्फीति में और नरमी की उम्मीद, लेकिन संतुष्टि की गुंजाइश नहीं है। मुद्रास्फीति कहने का मतलब होता है कि एक तरह से आप देखिए मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट रहती है। जो काम आप पहले 50 रुपये में कर रहे थे उसके लिए 100 रुपये देना पड़ता है। अदानी समूह में एलआईसी के निवेश का बाजार मूल्य बढ़ा, 44,670 करोड़ हुआ कंपनियों ने निवेश का मार्केट वैल्यूएशन। HLL लाइफ केयर के विनिवेश से जुड़ी अर्जी खारिज हुई है। 1 जून से होंडा सिटी और आप देखेंगे अमेजन हो जाएगी महंगी। धार्मिक टेस्ट के पंजीकरण आवेदन की समय सीमा बढ़ी और वित्त वर्ष 2022-23 में सकल FDI 16% घटा। ग्राहक को मोबाइल नंबर देने के लिए नहीं कहे खुदरा विक्रेता। मस्क भारत में लगा सकते हैं टेस्ला का नया संत। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है, गोयल साहब कह रहे हैं। LIC का लाभ 5 गुना बढ़कर आप देखिए 13,191 करोड़ रुपए हो गया है। यह समय टेलीकॉम क्षेत्र का स्वर्णिम काल है, ये हमारे केंद्रीय संचार और रेल मंत्री साहब कह रहे हैं। कौन है? अश्विनी वैष्णव साहब। वॉशिंगटन में वाणिज्य मंत्री से मिले पीएम मोदी के प्रधान सचिव PK मिश्रा साहब। सिर्फ भारतीयों के लिए विज्ञापन निकालने पर कंपनी पर जुर्माना। अमेरिका की न्यू जर्सी में एक IT फर्म पर $25,500 का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि उसमें विज्ञापन में केवल भारतीय उम्मीदवारों से आवेदन मांगे थे और जिसे भेदभावपूर्ण बताया गया। बाकी इमरान खान की बुरी स्थिति चल रही है, देखते रहिए। वेटेज PM सोनक ने गृह मंत्री सोइला वेवरमैन को दी क्लीन चिट, आप देखेंगे। व्हाइट हाउस की सुरक्षा वॉरियर को टक्कर मारने वाला निकला भारतवंशी, अभी कल ही की बात है। तुर्की में राष्ट्रपति पद के लिए एर्दोगन के विरुद्ध केमल को विक्टी पार्टी का समर्थन मिला है। ये तुर्की के नाम से पहले आज जानते थे। अंकारा इसकी राजधानी। वक्मुद्द लड़ाई में रूस के 20,000 से अधिक सैनिक मारे गए, वैगनर प्रमुख कह रहे हैं। चलिए आप देखिए चीन ने अमेरिका चिप निर्माता कंपनी पर प्रतिबंध का किया बचाव। श्रीलंका नौसेना में समुद्र में डूबे चीनी जहाज से मिले 14 शव। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिर दिए न्यायिक सुधार के संकेत। सूडान में संघर्ष विराम के बीच नहीं थम रही है फायरिंग। ये आप देखिए UN मानवाधिकार बोले यौन हिंसा और आप देखिए नागरिकों की सुरक्षा को आगे आए दोनों जनरल। एक आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ सूडान में संघर्ष जो चल रहा है और ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था यहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए, याद रखिएगा। अमेरिकी सांसद चाहते हैं कि मोदी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करें। ट्रंप के विरुद्ध अगले साल मार्च से होगा शुरू। पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी कोर्ट के रोक से पूर्व राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार में हो सकती है परेशानी, आप देखेंगे। ये आप देखिए इनके विरुद्ध 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान पोर्न स्टार को चुप रहने के बदले पैसे देने के आपराधिक मामले में ट्रायल होने की बात हो रही है। धोखाधड़ी मामले में भारतवंशी हैकर को 51 महीने की जेल की सजा हुई है। ये आप देखिए आप 65,000 से अधिक शरणार्थी ईरान से अफगानिस्तान लौटे। कनाडा में किशोरी के दुष्कर्म बाद हत्या का मामला 48 साल बाद सुलझा। तकनीकी विकास के चलते 1975 के मामले से अब हटा पर्दा। 1975 में 16 साल की सेरन की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इतनी आप देखिए लंबा समय लगता है। इजरायली राष्ट्रपति के हंगामे के कारण स्टेडियम से जाना पड़ा इजरायली राष्ट्रपति को हंगामा के बाद। राष्ट्रीय पिकलबॉल चैंपियन बने महाजन और स्नेहल। ये पिया मोहन की नजरें एशियाई खेलों में पदक पर है, आप देखेंगे। ये लिएंडर ने पेस ने बंगाल टीम में हिस्सेदारी खरीदी है, आप देखेंगे। टेनिस प्रीमियर लीग की बात हो रही है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलना अच्छा है, गुरमीत कह रही है।
सिंधु श्रीकांत दूसरे दौर में प्रणव प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ये सब आप देखिए ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसेन को एक कड़े मुकाबले में हराकर एचएस प्रणव ने दुनिया के 6 नंबर के खिलाड़ी चीनी ताइपे के तेन चेन चोऊ को हराकर बुधवार को मलेशिया मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। जब रोजर फेडरर को प्रशंसक ने समझ लिया राफेल नडाल, ये महान टेनिस खिलाड़ी हैं। विनीसियस जूनियर के समर्थन में आए राफिन्हा। भारत ने चीनी ताइपे को 18-0 से रौंदा। सर्चिंग कंप्यूटरिंग की बदल रही है दुनिया, गूगल बार्ड का कर सकते हैं प्रयोग आप लोग। चलिए चैट जीपीटी की बात हो रही है, गूगल वाई अर्ड, इसमें आप देखिए एआई चैटबॉट की तकनीक क्षमता मशीन लर्निंग और लाखों डेटा बिंदुओं के इस्तेमाल पर निर्भर है, लेकिन इनकी सूचना में कुछ फर्क है। इस आधार पर आकलन किया जा सकता है कि बेहतर एआई चैटबॉट कौन सा है, जवाब देने में कौन सटीक और सहज है। चैट जीपीटी की सूचनाओं का स्रोत 2021 तक सीमित है, जबकि वार्ड अप टू डेट जानकारी देने में सक्षम है। चलिए देखते रहिए। भी रुपे कार्ड से पेमेंट हुआ आसान, अब आप देखेंगे रुपे कार्ड। यहां भी आप देखिए बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। मंगल पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ नासा का फिनिक्स लैंडर। 2008 में ही आज ही नासा का फिनिक्स लैंडर सफलतापूर्वक मंगल पर उतरा था और इसका मुख्य उद्देश्य वहां की मिट्टी की जैविक क्षमता का आकलन करना था। और फिनिक्स मंगल के ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने वाला पहला यान था और इसी ने पहली बार आप देखिए मंगल ग्रह पर पानी की होने की जानकारी दी थी। और नासा के बारे में आप लोग बताइए कब इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। स्टार वार्स श्रृंखला की पहली फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी 1977 में। आज ही के दिन स्टार वार्स श्रृंखला की पहली फिल्म ए न्यू होप अमेरिका में रिलीज हुई थी और इसमें जबरदस्त स्पेशल इफेक्ट और एक अनूठी दृश्य शैली दिखाई गई थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। स्टार वार्स फ्रेंचाइजी इतिहास की सबसे सफल फिल्म श्रृंखला में से एक मानी जाती है। वेज ने आधुनिक भारतीय मूर्तिकला को स्थापित किया। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किक्कर वेज का जन्म 1906 में आज ही बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ था। कम उम्र में ही बांकुरा की प्रसिद्ध लाल मिट्टी से मूर्तियां बनाने लगे। बाद में आप देखिए शांति निकेतन जाकर कला का अध्ययन किया। वहां आप देखिए आज भी उनकी बनाई हुई मूर्तियां हैं और अपने मूर्तियों में अमूर्त कला का उपयोग कर आधुनिकता की एक नई लहर की शुरुआत की। संताल फैमिली मिलकाल काउज रेस्टिंग और फेस्टिव ईव उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। नई दिल्ली में आरबीआई भवन के बाहर खड़े यक्ष यक्षिणी की मूर्ति भी राम किंकर की ही देन है एक तरह से। बुल्गारियाई लेखक गॉस्पोडिनोव व अनुवादक रोडेल को बुकर पुरस्कार मिला है। टाइम सेल्टर के लिए मिली 50,000 पाउंड की पुस्तक धनराशि। बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल ने टाइम सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। टाइम सेल्टर उदासीनता की खतरनाक अपील के बारे में आप देखते हैं कि अब व्यक्त रूप से एक खास उपन्यास है। चलिए ये भी आप देखिए। सलमान रुश्दी को ब्रिटेन के विंडसर कैसल में मिला सम्मान। बुकर पुरस्कार विजेता सलमान रुश्दी ने मंगलवार को इंग्लैंड के विंडसर कैसल में एक समारोह के दौरान रॉयल कैंपेनियन ऑफ ऑनर अवार्ड प्राप्त किया है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। पौराणिक थीम की 47 टन वजनी 13 मीटर ऊंची प्रतिकृति। यह ग्रीक पौराणिक कथाओं में उल्लिखित प्राणी स्टेरियन एक नर वृषभ जिसका शरीर मनुष्य का और आप देखें सिर व निचला हिस्सा वृषभ का माना जाता है कि विशाल मशीनी प्रतिकृति और इसका वजन लगभग आप देखिए 47 टन और ऊंचाई 13 मीटर। इसे फ्रांसीसी स्ट्रीट थिएटर कंपनी ला मशीन ने बनाया है। इसके पीछे एक भवन या मंदिर जैसी संरचना पर लगभग 50 लोग बैठकर सैर कर सकते हैं। और फ्रांस के टुलूस में जब यह आगंतुकों को लेकर सैर पर निकलता है तो लोग इसकी जीवंतता देखते चकित रह जाते हैं। यह मशीन मिस्त्रियों की एक टीम द्वारा संचालित की जाती है। चलिए देखते।
ऑटिज्म में पीड़ित भाई बहनों में बीमारियों के लिए पिता का जीन जिम्मेदार है, और अधिकतर आप देखिए माँ बाप का ही जीन जिम्मेदार रहता है, अनुसंधान हुआ है। जलवायु परिवर्तन से 30% प्रजातियों को खतरा है। अध्ययन के निष्कर्ष को नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन जर्नल में प्रकाशित किया गया है। और ये आप देखिए प्रतिकूल जलवायु के कारण कई जीव जंतुओं को अपना प्राकृतिक आवास छोड़ना पड़ सकता है। ये आप लोग भी देख रहे होंगे कि आपके आसपास छोटी छोटी चिड़ियाँ दिखती थी, आजकल वो भी गायब हो गई हैं। तो बहुत सारा प्रभाव आप देखते हैं कि मानव पर भी पड़ रहा है, जीव जंतुओं पक्षियों पर भी पड़ रहा है। प्लैंक एक्सरसाइज कर बनाए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 9 घंटे से ज़्यादा देर तक प्लैंक पोजीशन में रहे जोसेफ। चलिए, फैग चैगरराज के एथलीट हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, दिलचस्पी है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से देखेंगे आप लोग कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। और पढ़ना 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 जरूरी है आप लोगों के लिए। और जो मैं सवाल पूछता हूं उनके जवाब भी दिया करिएगा, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, मेहनत करते रहिए।